तो आज का टॉपिक हमारा वो है कोएटेशन ऑफ एयोटा, कि भाई अयोटा जो है वो कहीं से टाइट हो गई है, मतलब नैरोइंग हो गई है। तो कोएटेशन ऑफ अयोटा, तो ये देखते हैं हम। अब जैसे हमको पता है भाई, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट हो गया। हार्ट से ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी निकली, पल्मोनरी आर्टरी से ये हमारा अयोटा निकला, और ये हमारे पेटेंट डक्टस वो सॉरी डक्टस आर्टियोसिस है, जो पेटेंट है मान लेते हैं अभी अपन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, कोटेशन ऑफ सॉरी ये हमारा अयोटा हो गया। अब ठीक है, तो ये अयोटा हो गया, ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी होगी। तो अब इसमें क्या होता है, हमारी सबसे पहला जो आर्टरीज निकलती हैं वो देख लेते हैं भैया। सबसे पहला ये हमारी क्या निकलती है, राइट साइड की, ये हमारी ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक निकलती है। फिर उसके बाद अपनी लेफ्ट साइड के लिए सब क्लेविन निकलती है और कॉमन कैरोटिन निकलती है। तो ये निकलती है ना, और इसको आप थोड़ा नीचे बना लेते हैं, है ना। तो ये हमारा अयोटा है भाई, ठीक है। और ये है भाई यहाँ से कनेक्ट, ये हमारा डक्टस आर्टियोसिस, ठीक है। तो अब इसमें कहाँ पे, मेनली इस जगह पे नैरोइंग हो जाती है अपने अयोटा की बहुत ज़्यादा, या नैरोइंग होगी, है ना। तो इस जगह पे नैरोइंग होगी अपने किससे, डक्टस आर्टियोसिस से ऊपर, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस है, और इसके ऊपर ये कौन सी, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है। फिर हमारी क्या है, सब क्लेवियन आर्टरी, ये हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये हमारा जो है, ये हमारा कोएटेशन ऑफ अयोटा, ठीक है। तो ये हमारा कोएटेशन ऑफ अयोटा होगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये हमारा नीचे लोअर लिम्ब में चला गया, यहाँ पे ब्लड यहाँ पे आगे नीचे कहाँ पे चला गया, लोअर लिम्ब में। और ऊपर वाले ये जो अपने ट्रंक और सब क्लेविन आर्टरी वगैरह पड़ी थी, वो कहाँ ले जाती है भाई, अपर लिम्ब में। ये अपने अपर लिम्ब में चला गया। अब देखते हैं कि वजह से यहाँ से कोटेशन ऑफ अयोटा होया, तो नॉर्मल बात है, यहाँ पे नैरोइंग हो गई, तो इस जगह पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने, और इस जगह पे का प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो लोअर लिम्ब का जो बीपी होगा, ब्लड प्रेशर होगा, वो क्या होगा, डिक्रीज मिलेगा। और अपर लिम्ब का ब्लड प्रेशर जो होगा वो क्या मिलेगा अपने, इंक्रीज मिलेगा। अपर एक्सट्रीमिटीज में जैसे हाथ में देख लिया अपने, या हेड में, अपने सिर में, उसमें बीपी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और नीचे जैसे आप कौन सी, फीमोरल ले ली, फीमोरल आर्टरी में देख रहे हैं आप, है ना, या आप अपनी उसमें देख रहे हैं, और यहाँ पर जैसे ब्रैकियल में देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अपने दोनों में फीमोरल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, ब्रैकियल में बीपी क्या होगा, सॉरी ब्रैकियल में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और फीमोरल में अपने कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसकी वजह से अपने अगर ज़्यादा बीपी अपर, उसमें ज़्यादा बीपी है भाई, बहुत ज़्यादा बीपी आ रखा है, बढ़ रहा है बीपी, तो क्या देखने को मिलेगा अपने, यहाँ पे अपने भाई हेमरेज भी देखने को मिल सकता है, हाइपरटेंसिव हेमरेज, क्योंकि भाई बीपी जो होगा, ब्लड प्रेशर जो होगा वो अपने ब्रेन में ज़्यादा होगा, तो क्या हो उसका हेमरेजिक स्ट्रोक देखने को मिल सका अपने, जी स्ट्रोक देखने को मिल सकता है ना, कि भाई ब्रेन में हेमरेज हो गई, ये देखने को मिल सकता है। और अगर हमारा लोअर लिम्ब तक ब्लड क्या होगा, ब्लड भी कम हो जाएगा लोअर लिम्ब तक, एक तो बीपी भी कम है, और दूसरा भाई ब्लड सप्लाई भी कम है, नॉर्मल बात है, ब्लड सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम है, और इसकी वजह से क्या, ऑक्सीजन भी कम है। तो ऑक्सीजन कम है तो क्या होगा अपने, क्या देखने को मिलेगा, इंटरमिटेंट
क्लाउडिकेशन, मतलब आप थोड़ा बहुत चलेंगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी अपने पैरों में, मगर उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन में, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है तो ब्लड सप्लाई के हिसाब से ऑक्सीजन नहीं जा पाओगी पैर में, और पैर में ऑक्सीजन नहीं जा पाओगी तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हमारा फिर मसल्स पेन होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। ड्यूरिंग आप चलेंगे उसके दौरान आप क्या पैर में दर्द होगा, मेनली काफ मसल्स में और नीचे वाली मसल्स में दर्द होगा। और अब इसका आप वो देखते हैं क्या कि भाई ओन आप एग्जामिनेशन करें इसका, तो आपने क्या देखने को मिलेगा इसमें, ब्रेकियल और फीमोरल दोनों जो आर्टरी में वो देखने को मिलेगा, डिले देखने को मिलेगा। ब्रेकियल और फीमोरल में डिले देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रेकियल में प्रेशर अलग है और फीमोरल में प्रेशर अलग है, तो ब्रेकियल प्रेशर फीमोरल डिले देखने को मिलेगा अपन, ठीक है। और अब देखते हैं इसका भाई मोस्टली जो ये कोटेशन ऑफ आयोटा है वो किस किस के साथ एसोसिएटेड होता है, ये एसोसिएटेड होता है टर्नर सिंड्रोम के साथ, ठीक है, बाइकस्पेड आयोटिक वॉल के साथ, ठीक है। मेनली जो आपका क्या है अपने टर्नर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है, ये इसके एसोसिएशन हो गए भाई अपने कोटेशन ऑफ आयोटा के। ओन एग्जामिनेशन आपने ब्रेकियल फीमोरल डिले देखने को मिलेगा। रिक्स देख लेते हैं भाई, क्या क्या रिक्स हैं इसमें, कि भाई इससे क्या क्या रिक्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। एक तो भाई सबसे पहला, अब प्रेशर जो क्या होगा कि यहाँ पे इसकी वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। पेरिफेरल रेजिस्टेंस मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाना पड़ेगा अपने लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल में, क्योंकि नैरोइंग होगी कि इसलिए अपन ब्लड को फेंकने के लिए पूरी बॉडी में अपने लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाइपरट्रोफी हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल की और ज़्यादा। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी तो इसका सबसे मोस्ट कॉमन क्या है कि क्या हो सकता है इसमें, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा अपन भाई, ठीक है। दूसरा, क्योंकि अगर हाइपरट्रोफी होगी तो एक, क्योंकि हाइपरट्रोफी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे पास कम एरिया बचेगा ब्लड कमाने के लिए। अब ब्लड कम आओगा तो मतलब डायस्टोल के दौरान कम आओगा, डायस्टोल मतलब जब रिलैक्स कर रहा है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स करता है तो ब्लड को अकुमुलेट करता है अपने अंदर, मगर उसके क्योंकि हाइपरट्रोफिया होगी तो जगह ही कम है, तो डायस्टोल में ब्लड भर नहीं पाएगा, इसलिए क्या होगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, वो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा ब्लड को, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाएगा उसके अंदर। अगला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेफ्ट जो अपर लिम्ब है उसमें बीपी ज़्यादा बढ़ेगा, इसकी वजह से क्या हो सकता है, सेरिबल में हेमरेज वगैरह हो सकते हैं। पहले तो एन्यूरिज्म बन सकता है, कौन सा, वेरी एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म बन गया, जिसकी वजह से क्या होगा भाई, हेमरेजिक स्ट्रोक वगैरह आ सकते हैं, सेरिबल हेमरेज हो उसका है, ठीक है। अगला तीसरा, और किसी का रिस्क बढ़ सकता है अपने, और रिस्क बढ़ सकता है अपना आयोटिक रप्चर का, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है अपने कौन से शुरू वाले आयोटा में, जो पहले का बिगिनिंग वाला आयोटा है, प्रोक्सिमल पार्ट आयोटा का, जो कोटेशन ऑफ आयोटा से पहले वाला पार्ट है वो, जैसे कौन सा, ये वाला पार्ट अपना, ये वाला पार्ट, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर रप्चर होने के, इस आयोटा के पार्ट को रप्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो आयोटिक का क्या हो सकता है, रप्चर हो सकता है। अगला चौथा, एंडोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन ऑफ अपनी किसका, वॉल्स का, एंडो का मतलब मिट्रल वॉल वगैरह अपनी जो ये वॉल का, उन पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होना, मेनली एंडोमेट्रियम उसका लेयर का, तो उसको बोलेंगे एंडोकार्डाइटिस। अब आगे ये हो गया हमारे रिस्क फैक्टर भाई, ये मोस्ट ओनली अपन इसके साथ कोटेशन ऑफ आयोटा के साथ देखने को मिल सकते हैं। अगला आप ओन एग्जामिनेशन करते हैं तो वर्कअप में जैसे मेनली आप वर्कअप करते हैं इसका, तो वर्कअप में अपन सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, एक तो पहला ओन एग्जामिनेशन में ओलोसिस्टोल उसमें ऑस्कल्टेट कर लेते हैं, तो इसमें भी आपने क्या देखने को मिलेगा, कंटिन्यूस मर्मर देखने को मिलेगा कि हमेशा, क्योंकि ये जैसे नैरो पार्ट है, इस नैरो पार्ट से जब ब्लड निकलेगा तो यहाँ पे टर्बुलेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि लेमिनार फ्लो जो होगा वो डिस्टर्ब होगा, टर्बुलेंस आओगी, तो वो टर्बुलेंस जो होगा वो ब्लड का टर्बुलेंस फ्लो स्टार्ट होने को ही आप मर्मर बोलते हैं, वही एक एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अपने कंटिन्यूस मर्मर देखने को मिलेगा यहाँ पे। अगला आप इसका एक्सरे करवाते हैं, तो एक्सरे में आपने क्या देखने को मिलेगा, एक्सरे में आपने मिलेगा फिगर 3 अपीयरेंस
साइन, ठीक है। वहीं एक्सरे के साथ आप क्या करवा दिया उसको, एक्सरे लिया बेरियम स्वेलो के बाद, तो अपन ने देखने को मिलेगा ई साइन। कौन सा? ई साइन, ठीक है।